So here is a question. He asks, three pumps working 8 hours a day can empty a tank in 2 days. How many hours a day must four pumps work to empty the tank in 1 day? First of all, as I have already directed you yesterday, जैसा कि मैंने आपको कल भी गाइड किया, बताया आपको, you'll have to be very careful while reading the question. The statement is very much important, and it is very often that students misunderstood the statement and they make an erroneous calculation based on their wrong perception of the statement. So just understand what the examiner is asking to you. He is saying three pumps working 8 hours a day. तीन पंप्स हैं और 8 घंटे वो डेली काम कर रहे हैं. कैन एम्प्टी अ टैंक इन 2 days. 2 दिनों में वो टैंक जो है वो खाली कर सकते हैं. हाउ मेनी आवर्स अ डे मस्ट फोर पंप्स वर्क टू एम्प्टी द टैंक इन 1 day. यहाँ पर उसने अब 1 day की बात की है, ठीक है, और यहाँ पर वो बात कर रहा है 2 days की. बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं क्विकली. तीन पंप हैं, डेली अगर 8 घंटे चलाए जाएं तो 2 दिनों में टैंक खाली कर रहे हैं, ठीक है. तीन पंप 2 दिनों में करते हैं अगर डेली 8 घंटे चलाए जाएं. अगर एक दिन में खाली करना हो, पंप तीन ही हो और टैंक को खाली करना हो एक दिन में, 2 दिन की बजाय, तो ये 2 दिन से एक दिन हो रहे हैं तो जाहिर बात है टाइम डबल हो जाएगा. तो हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है. दैट ट्रांसलेट्स इनटू 16 आवर्स. ठीक हो गया जी. हम आगे बात करते हैं. अगर पंप तीन की बजाय अगर हम कर दें एक, यहां पर तीन पंप थे, इसको अगर हम एक कर दें और दिन एक ही रहे तो क्या हुआ फिर? इसका मतलब है कि जो टाइम होगा उसको फिर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जहां दो पंप तीन मिलके काम कर रहे थे वो एक अकेले ने करना है तो ऑब्वियसली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट वुड ट्रांसलेट इनटू 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज इक्वल टू. अब जरा गौर कीजिएगा, एक पंप जो है वो एक दिन में अगर खाली करने के जो कैलकुलेशन बनती है, ऐसा मुमकिन तो नहीं है वैसे 48 आवर्स चले, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से 48 आ रहा है यहाँ पे. तो मान लीजिए कि अगर हम एक की बजाय दिन वही रहने देते हैं हम, और हम कहते हैं कि हम 4 पंप चलाएं एक की बजाय, तो फिर इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब पंप ज्यादा हो गए हैं, इसका मतलब है ज्यादा होंगे तो टाइम कम होगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से. तो 48 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 12. क्लियर है जी? इज देयर एनी क्वेश्चन फॉर नाउ? इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल हो तो बताइए, वरना हम आगे चलते हैं. चलिए जी, अगला क्वेश्चन जो हमने कल स्किप किया था, 11th क्वेश्चन था. एक्चुअली वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिफरेंट थी. वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, वो इतना रेलिवेंट नहीं था क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को हम देखते हैं. अ मैन स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर. द मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट इज. अच्छा, अब ये जरा गौर कीजिए कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं. आप में से कोई बताए कि क्वेश्चन है क्या? सर इसमें एक आदमी मूव कर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो करंट फ्लो कर रही है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रही है. उसकी करंट की स्पीड इतनी है. और उससे हमने पूछा मैन की स्पीड बतानी है जब वो अगेंस्ट करंट के हो, मतलब कि वो अपोजिट हो दोनों. वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू. इसमें पॉइंट यही था कि जब विद द करंट का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, यानी पानी का बहाव जिस तरफ चल रहा है उस साइड पे वो मूव कर रहा है. अगेंस्ट द करंट होता है अपस्ट्रीम, यानी नदी का, नाले का, जो दरिया का या नहर का पानी है, जो कोई भी पानी का जो फ्लो है उसके अगेंस्ट जब वो मूव करे तो उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम, जो अगेंस्ट करंट है.
अब वो कहता है कि एक आदमी की स्पीड जो है करंट के साथ, यानी उसकी डाउन स्ट्रीम जो होगी वो 15 किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो कहता है अगेंस्ट द करंट जो है वो क्या होगी। ठीक है, अब वो इसमें अगर हम गौर करें, 15 किलोमीटर पर आवर उसकी है विद द करंट, उसमें से ये जब हम निकाल देंगे करंट की जो अपनी स्पीड है, तो वो पीछे कितनी रह जाएगी, 12.5 किलोमीटर। इसका मतलब है आदमी की जो अपनी स्पीड थी वो कितनी थी, 12.5 किलोमीटर। जब हम बात करेंगे कि अगेंस्ट द करंट क्या होगी, तो उसमें से ये माइनस कर देंगे फिर हम उसकी अपनी स्पीड में से। ठीक है, अपनी स्पीड यहां पर हमने निकाल ली, उसकी अपनी स्पीड थी 12.5 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड में से जब हम अगेंस्ट जो करंट की स्पीड है, क्योंकि वो यहाँ पर अगेंस्ट की बात आ रही है, अगेंस्ट द करंट, तो इसलिए हम वो वाली अंदर से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अप स्ट्रीम मूव कर रहा है, तो उसकी क्या स्पीड आ जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है जी। Last question in this file was question number 15 that we skipped yesterday. So let us see this question, what examiner is asking. The statement is A and B invest in a business in the ratio 3:2. If 5% of the total profit goes to charity and A's share is rupees 855, the total profit is, अब वो ये कहता है कि ए और बी, मान लीजिए ए जो है वो अली है और बी जो है वो बिलाल है, उन्होंने इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस में 3:2 से। फॉर इंस्टेंस इसने 30 लाख दिया अली ने और 20 लाख दिया उसने बिलाल ने। अब वो कहता है 5% जो है वो टोटल प्रॉफिट का गोज टू चैरिटी एंड एज शेयर इज 855। तो कहते हैं टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ए का शेयर जो है वो 855 है और टोटल प्रॉफिट जो है उसका 5% जो है वो चैरिटी में दिया है। इन दो चीज़ों को सामने रखते हुए जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम सपोज कर लेते हैं कि उनका जो टोटल प्रॉफिट है वो 100 है। अब 100 में से 5% हमने निकाला, 5% का मतलब ही यही है कि 100 में से 5, तो 100 में से जब हम 5% निकाल लेते हैं, इसका मतलब है पीछे कितने बचे, 95। ठीक है, तो अब ए का शेयर क्या होगा, शेयर निकालने के लिए जिस रेशो में जो इन्वेस्टमेंट होती है, ए का शेयर अगर निकालना होगा तो ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 2। तो जब भी रेशो में हम शेयर निकालते हैं तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में जो है उसकी अपनी वैल्यू आ जाती है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर 3 + 2 = 5 होगा, तो ए का रेशो, ए का इन्वेस्टमेंट होगी 3/5 और बी की होगी 2/5। ठीक है जी, तो 95 जो रुपीस जो बचे थे प्रॉफिट के, उसमें से 3/5 जो है वो ए का शेयर है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 57। ठीक है, अब ए का प्रॉफिट, ए का शेयर 57 है जबकि टोटल प्रॉफिट 100 हो। अगर ए का शेयर जो है वो 855 होता, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 100/57 मल्टीप्लाई बाई 855। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1500। अब हम आगे मूव करते हैं डे 2 की जो आज की हमारा कंटेंट है। ग्रुप में किसी ने मैसेज किया है क्लास के बारे में, काइंडली वहां पोस्ट कर दें कि क्लास हो रही है, लिंक भी शेयर कर दें। हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। 3:2। If a man cycling along the boundary of the park at the speed of 12 kilometers per hour completes one round in 8 minutes, then the area of the park in square kilometer is। हाँ, इसमें अब आ गया जी, वो पूछ रहा है एरिया पार्क का क्या है। इसमें 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हमें पता चलती हैं क्वेश्चन से रेलिवेंट, वो ये हैं। एक तो ये कि रेक्टेंगुलर पार्क है, दूसरे नंबर पे इसकी जो रेशियो है वो 3:2 है, लेंथ है इसकी 3 और ब्रेड्थ है इसकी 2। तो और अलोंग द बाउंड्री जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से
1 घंटे में 12 किलोमीटर के हिसाब से। एक बंदा जो है साइकिलिंग कर रहा है, कंप्लीट करता है अराउंड 8 मिनट्स में। तो अब एरिया क्या है इस पार्क का? सबसे पहली चीज, पैरामीटर क्या होता है, यानी अगर हम आउटलाइन लगाएं इस रेक्टेंगुलर जो एरिया है, एक रेक्टेंगल के गिर्द अगर हम लाइन लगाएं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। सपोज कर लीजिए एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है 2/3। अब उसके किनारों पे सिर्फ आप लाइन लगा दें, उसको हम कहेंगे पेरीमीटर। तो P इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या फिर यूं भी कह सकते हैं P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, और एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर के लिए डिस्टेंस हमें पता चलता है 8 मिनट में उसने कितना किया है। चूंकि वो 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा था, तो ये आवर में है, इसको हमने मिनट में करना है, और ये किलोमीटर में, इसको हमने मीटर में करना है। तो 12,000/60 इंटू 8 मीटर्स, ठीक है, विच ट्रांसलेट्स इंटू 1600 मीटर। तो पेरीमीटर आ गया हमारे पास 1600 मीटर्स। अब वो कहते हैं लेट द लेंथ इज इक्वल टू 3x मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2x मीटर्स। ये वैल्यू में ऊपर ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो लेंथ आप समझ लें 3x है और ब्रेड्थ 2x है, तो हमें पता चलेगा इस फार्मूले के तहत x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 2 इंटू 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 1600 और x इज इक्वल टू 160, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 800 हो जाएगा। फिर 3x प्लस 2x जो है ये 5x हो जाएगा। 5x में से x यहाँ रखेगा, तो 5 इधर जाके जो है वो 800 को डिवाइड कर देगा 160 से। हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x इज इक्वल टू 160, ठीक है जी। जब x की वैल्यू आ गई, तो अब हमें पता है कि लेंथ जो है वो 3x है और ब्रेड्थ जो है वो 2x है। तो क्या होगा, लेंथ वुड बी 480 मीटर्स एंड ब्रेड्थ वुड बी 320 मीटर्स। और एरिया के लिए आपको पता है ऊपर कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है वो एरिया मिल जाता है हमें। तो जब 480 को मल्टीप्लाई करेंगे 320 से, तो ये मीटर स्क्वायर में हमारे पास एरिया आ जाएगा, दैट वुड बी 153600 मीटर स्क्वायर, राइट जी। आगे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन वो पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे होल नंबर जो 1 से बड़े हों और एग्जैक्टली डिवाइड हो सकें, जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो सकें, जैसा कि 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें से 31 भी जो है वो किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता, 61 भी नहीं हो सकता, 71 भी नहीं हो सकता, जबकि 7 जो है एंड 91 जो है ये 7 से डिविजिबल है। 7 1s are 7 and 7 3s are 21, 7 13s are 91, ठीक है जी। तो दैट्स व्हाई आंसर इज 91। ये प्राइम नंबर नहीं है, बाकी जो है प्राइम नंबर है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है आपके पास कि कौन सा है प्राइम नंबर इसमें से, क्विकली आप डिवाइड करें। अगर तो उसमें जिस तरह 31, 61, 71 या फिर 2, 3, 5, 6, 11 इसकी तरह कोई नंबर आता है जो अपने अलावा कोई उसका और कोई डिवाइड करने वाला कोई नंबर ना हो, तो इट वुड बी अ प्राइम नंबर। आगे जी हमारे पास व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज अ सेकेंड। वो पूछता है एक आवर का जो सेकंड जो है एक आवर का कितना डेसिमल हिस्सा है। तो आवर को हमने करना है सेकंड में, तो पहले मिनट में करने के लिए डिवाइड करते हैं 60 से, फिर उसको करते हैं, फिर 60 आएगा, ठीक है। तो इट वुड बी 1/3600, और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.00027। देन हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 3 pipes A, B and C can fill a tank from empty to full in 30 minutes, 20 minutes and 10 minutes respectively. When the tank is empty, all the 3 pipes are opened. A, B and C discharge chemical solution P, Q and R respectively. What is the proportion of the solution R in the liquid in the tank after 3 minutes? ठीक है।
क्वेश्चन को गौर से देखें, इसे समझने की कोशिश करें। ए जो टैंक है वो क्या कर ये ए पाइप जो है वो 30 मिनट में टैंक को फिल कर सकता है, और बी जो है वो 20 मिनट में, सी जो है वो 10 मिनट्स में। ठीक है, तीन अलग अलग तरह के पाइप जो है एक टैंक के साथ लगे हुए हैं, और जब सारे के सारे अगर ओपन हो तो ए बी सॉरी ए बी सी जो है, जो सोल्यूशन जो ए बी सी जो है वो उनके अंदर सोल्यूशन जो है वो कौन कौन से हैं, पी क्यू एंड आर। ए में पी है, ए में पी है, बी में क्यू है, और सी में आर है। ए बी सी में पी क्यू एंड आर है, राइट। अब वो कहता है कि 3 मिनट बाद आर की जो है वो रेशियो कितनी होगी। मैं क्वेश्चन बार बार इसलिए करता हूँ, आपको बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन हल करने के लिए। तो 3 मिनट के बाद जो है आर की जो है प्रपोर्शन क्या होगी। सबसे पहली बात तो ये कि अगर ए पाइप जो है वो 30 मिनट्स में टैंक फिल कर सकता है, ठीक है, 1 मिनट में कितना करेगा, 1/30, 1/30 जो है वो फिल होगा। और अगर बी जो है वो करे तो 1/20 एंड सो ऑन। तो अगर ये तो 1 मिनट का निकाल लिया, 1/30, 1/20, 1/10। और अगर हम कहें कि 3 मिनट्स का क्या है, तो जब 1 मिनट का निकल आया है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 इंटू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/10। ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 11/60। यहाँ एलसीएम लिया इसका, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, एलसीएम आ गया 60। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो 11/60 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जिसका फर्दर आगे जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी 11/20। ठीक है। पार्ट फिल्ड बाय सी इन 3 मिनट्स इज इक्वल टू 3/10। हमें पता है कि जो सी जो है उसकी जो वैल्यू है उसकी 1/10 थी। तो इसको चूंकि हम जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3/10 हो जाएगी। तो 3/10, अब टोटल जो वॉल्यूम फिल हुआ है वो 11/20 है, जबकि हमें देखना है कि इसकी प्रोपोर्शन क्या है, ये 3 की। ठीक है, ABC जो C है उसकी प्रोपोर्शन क्या है। तो 3/10 इंटू 20/11 वुड बी द रिक्वायर्ड रेशियो विच इज 6/11। आगे है जी क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द ऑड मैन आउट। इसमें आप देखें, आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि ये जो नंबर की जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें 14 के अलावा बाकी सारे जो हैं वो ऑड नंबर है। सिर्फ 14 ऐसा डिजिट है जो इवन नंबर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। बैट्समैन स्कोर 110 runs which included 3 boundaries, 8 sixes। 3 बाउंड्रीज का मतलब ये कि 3 चौके लगाए इसने और 8 छक्के लगाए। 3 चौके 12 आ गया हमारे पास, और 8 छक्के 48 आ गया। 12 और 48 कितना हो गया, 60 हो गया। What percent of his total score did he make by running between the wickets? नंबर ऑफ रन मेड बाय रनिंग 110 में से जब आप वो चौके छक्के निकाल देंगे जो कि 60 बनते हैं, तो पीछे आंसर रह गया 50। ठीक है, 110 माइनस 60 जब आंसर किया 50 आ गया। तो 50 को टोटल रन से निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, दैट वुड बी 45.5/11। 45/5/11। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock in the morning. Through how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? अब क्लॉक को विजुलाइज भी करें, साथ आप साथ काउंटिंग भी कर लें 2 से लेकर 8 बजे तक। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, 6 घंटे बनते हैं, यानी आधा क्लॉक जो बनता है। तो ये तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, फौरन नजर आ रहा है कि 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री जो है वो आधा सर्कल होता है, पूरा जो है 360 होता है। तो कभी कभार सॉल्व करना जो है वो उल्टा नुकसान होता है, टाइम वेस्ट होता है। आपको सॉल्व किए बगैर आप क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अगेन अगर सॉल्व करना है तो इसका एक ईजी वे है कि 6 आवर में जो इसका होगा। पहली बात है कि टोटल जो इसकी डिग्रीज हैं वो क्लॉक की, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में होता है, जिसकी डिग्री है 360 डिग्री, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 12 आवर्स पे।
तो ये 30 टोटल बन जाते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि वो 6 घंटे का पूछ रहा है तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो दैट वुड बी इट 180 डिग्री। आगे जी क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, इफ one third of 1/4 of a number is 15, then 3/10 of that number is, तो इसको 1/3 into 1/4 into x जो है ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/3 1/4 of x is equal to 1/12 of x is equal to इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको हम, तो असल में ये बनती है x/12, जब ये 3 4 से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर x होगा तो ये x/12 हो जाएगी 1/3 इंटू 1/4 इंटू x, तो x/12 हो जाएगा। x को यहीं रखेंगे, 12 को उधर लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर करें। आप अब यूं इसको क्लैरिफाई करें, इसको 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय x, that translates into x/12, तो x/12 is equal to 15, तो x/12 का जो बाय वाला 12 है उसको 12 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें तो x is equal to 12 मल्टीप्लाई बाय 15, जिसका आंसर है 180, ठीक है। अब वो कह रहा है 1/3 of 1/4 of a number is 15, then 3/10 of that number is, अब हमारे पास दैट नंबर की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है, दैट नंबर जो है वो 180 है। अब इसका 3/10 निकालना है, तो 3/10 ऑफ दैट नंबर 180, इसका आंसर आ जाएगा 54, ठीक है जी। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, देयर आर टू एग्जामिनेशन रूम्स A and B. If 10 students are sent from A to B, then the number of students in each room is the same. If 20 student candidates are sent from B to A, then the number of students is in A is double the number of students in B. The number of students in room A is, ठीक है जी। दो एग्जामिनेशन रूम है A और B। अगर हम 10 स्टूडेंट्स को भेजें A से B में, A से B में, तो क्या होगा, दोनों में बराबर हो जाएंगे, मतलब फॉर इंस्टेंस दोनों में 20-20 हो जाएंगे। अगर 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, अगर बी से ए में भेजे जाएं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ए जो है डबल हो जाएंगे बी के। फॉर इंस्टेंस वहां पे 40 है तो यहाँ बी भी बी हो जाएंगे। अब वो कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए इज, इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए एंड बी बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, देन x minus 10 is equal to y। अब ये देखें a में x है, ठीक है, x माइनस 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम a, यानी a में से 10 निकल गए, x माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10, 10 उधर चले जाएं y में तो उसके इक्वल हो जाएगा, x में से 10 निकाल लें और y में 10 भेज दें तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो y इधर जाके माइनस हो जाएगा और 10 इधर आके प्लस हो जाएगा, इसका मतलब वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। देन हमारे पास अगली क्वेश्चन देखते हैं अब हम कि x प्लस 20, अगर वो कहता है कि 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, यानी ए में अगर हम 20 स्टूडेंट्स और भेज दें x प्लस 20 तो वो कितना हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो y माइनस वाई से जो 20 निकल रहे हैं उसके डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x माइनस 2y, इसको सॉल्व कर लिया 2y माइनस 40, तो 2y इधर आ गया और माइनस 40 उधर ही रहा, ये 20 जो प्लस में हो रहा था ये जब उधर गया तो माइनस 40 और माइनस 20 कितने हो गए, माइनस 60, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 80, ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। अब हम दोनों को जब सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 100 तो y इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। यहाँ देखें ना, अब x माइनस 2y इज इक्वल टू 60, तो x
सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 है, तो ये x के साथ x इज इक्वल टू 20 प्लस वाई। तो यहाँ पे हम जब 20 प्लस वाई यहाँ पे लगाते हैं x की जगह पर, ठीक है, तो ये आज हो जाएगा माइनस वाई, एक प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। 20 जब इधर जाएगा तो ये माइनस 80 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 80, दोनों का माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू 80 आ गया है। जब y इज इक्वल टू 80 को जब हम इधर पुट करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा x माइनस 80 इज इक्वल टू 20, या हो जाएगा x इज इक्वल टू, जब ये 80 इधर जाएगा तो माइनस 80 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 20 100 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 100 हो गया, y इज इक्वल टू 80 हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, a इज इक्वल टू 100। क्लियर है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये -60 कैसे आया? माइनस, वालेकुम सलाम। सर -60 जो लिखा हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू -60, सर 60 कैसे आया? ये 60 कैसे आया है? ये जी आपको माउस का पॉइंटर नजर आ रहा है अभी? x प्लस 20, हमने यहाँ पे बात की कि 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A, यानी A में जब 20 और आ रहे हैं तो ये इक्वल किसकी हो जाएगा, जो Y में से 20 निकल रहे हैं उसके डबल के, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसे, ठीक है। इसको जरा स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कीजिएगा। x में अगर हम 20 स्टूडेंट्स और भेज दें, x जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट था रूम नंबर A में, जब उसमें 20 हमने और भेज दिए तो वो y के डबल हो गया, तो y में उस टाइम पीछे क्या बच गया, y माइनस 20, क्योंकि y में से 20 तो उधर चले गए थे। x से मुराद है रूम नंबर A में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, y से मुराद है जो रूम नंबर B में स्टूडेंट हैं। अगर रूम नंबर A वाले स्टूडेंट में y वाले में से 20 बच्चे भेजे जाएं तो y में पीछे कितने रह जाएंगे, B में कितने रह जाएंगे? सर क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन है, मान लीजिए एक है क्लासरूम A, एक है B। A में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है X और B में नंबर ऑफ स्टूडेंट है Y। अगर A में B से 20 बच्चे आ जाएं तो A में स्टूडेंट्स की तादाद कितनी हो जाएगी, X जमा 20 X प्लस 20, ठीक है। और Y में पीछे कितनी रह जाएगी, यानी B में कितनी रह जाएगी तादाद, y माइनस 20। जो B, बिल्कुल ठीक हो गया। ये दो बातें समझ में आ गई आपको कि A में तादाद है x प्लस 20 और Y में तादाद है B में जो उसकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हो गए, y माइनस 20। ये बातें क्लियर हो गई। अब वो कह रहा है अगर ऐसा हो, if 20 candidates are sent from B to A, then the number of students in A is double the number of students in B। इसका मतलब है कि डबल, ये 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है मैंने इसको, x प्लस 20 यानी A में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जब 20 जमा किया तो वो इक्वल होंगे जो B में जो स्टूडेंट्स हैं उनके डबल के, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना क्लियर हो गया? हेलो, यस सर। जी सर। सर अच्छा, इसको जब स्टेटमेंट हम यस सर। स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो ए नंबर मतलब के स्टूडेंट जो एक ए में होंगे वो डबल होंगे, लेकिन हमने इधर मल्टीप्लाई बी वाले के साथ किया जब हम जिसमें से हमने माइनस किए, इसकी समझ नहीं आई। हाँ, डबल दरमियान में जो इक्वल का निशान है उस वो ये कहता है कि दोनों की तादाद इक्वल है। इक्वल कब होगी, अगर हम उनको 2 से मल्टीप्लाई करें। आप देखें ना, एक में डबल है, एक में तादाद हाफ है, तो उसको इक्वल करने के लिए हम उसको हाफ वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आपका रिस्पांस बहुत स्लो आ रहा है, शायद मेरी आवाज आप तक देर से पहुंच रही है। सर मुझे ना बस मैं वो इक्वेशन नहीं देख रही कि हमने वो इक्वल के निशान के लिए किया है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई
लिखा हुआ है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज डबल। ए में डबल हुए हैं ना, तो इसका मतलब हमें उसको 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना चाहिए। नहीं, आप मैं दोबारा आपको नहीं समझाता ठीक हूँ। है, आप समझ आ गई है। आगे समझ। जी सर आ गई है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये अब इतनी इक्वेशन क्लियर हो गई। अब इसको जब हमने सॉल्व किया है x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 20, जब 2y माइनस 20 को जब हमने ओपन किया तो ये हो गया 2y माइनस 40, ऐसा ही है। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर ऐसे कुछ हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये जो ये 20 है, इस 20 को जब मैं इधर लेके आऊंगा इक्वेशन के इस तरफ, तो यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 20 को यहां से मैं इधर लेके आया तो ये -20 हो गया, और ये इधर प्लस हो रहा है 2y, तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला स्टेप हो गया फिर x माइनस 2y इज इक्वल टू -60। ठीक हो गया जी। बस यहीं से फिर आगे हमने वैल्यूज निकाली हैं। आगे फर्दर सॉल्व करूंगे बस, ठीक है, इससे आगे कर लेंगे आप। सर बता दें ये भी। सर कर लेंगे। करवा दूं? चलिए ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज। अब वो कह रहा है कि दो नंबर हैं जो 20%, एक नंबर है उससे 20% ज्यादा है और एक जो है वो 50% ज्यादा है। ठीक है, इसको करने के लिए आप मान लीजिए कि वो जो नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर वो 100 हो, तो जो टू नंबर वो कह रहा है कि एक 20% ज्यादा है और एक 50% ज्यादा है, तो जो 20% ज्यादा है वो कितना होगा? थर्ड नंबर अगर हम सपोज कर लें कि 100 है हमारे पास, तो जो ये 20% ज्यादा है वो कितना होगा? बताएं जी। एक नंबर है जो 100 से 20% ज्यादा है, इतनी स्पीड से काम करेंगे फिर तो आप पीपीएससी का पेपर आपके लिए 6 घंटे भी थोड़े हैं। एम आई ऑडिबल? यस सर। सर ऊपर क्वेश्चन में 20% लिखा हुआ है लेकिन नीचे आके फिर आप इसको अभी 150%। इसको आप छोड़ दें, आप मुझे सिर्फ ये बताएं, एक नंबर है 100, तो उससे 20% जो नंबर ज्यादा होगा वो कितना होगा? 100 प्लस 20%। तो ये हो गया 120, ऐसा ही है। यस सर। यस सर। और दूसरा नंबर जो है वो 50% है, तो वो क्या हो जाएगा? 150%। 150। ठीक है जी। अब ये सर इनके साथ देखें, एक परसेंट है चलो, आप इसको परसेंटेज को रहने दें, आप परसेंट का साइन ना लगाने हैं, आप 120 आप लिख लें सिर्फ। तो ये अगर हम देखें तो ये कितना बनता है? 120x/100। बल्कि इसको आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी करते हैं, इसको आप 120/150 जरा करें, जरा आपस में सिंप्लीफाई करें। 0 0 से गया और यहाँ पे आ गया 3 चौके 12 और 3 5 15। ठीक है, 3 4 12 and 2 5 15, तो 4:5 हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल। ये जरा लंबा सोल्यूशन है, इसको आप इग्नोर कर दें बेशक। ये मैं वैसे डिलीट नहीं कर रहा, आपको जो फाइल मिलेगी ताकि उसमें सोल्यूशन ये वाला भी दिया हो, लेकिन आप इसको फिलहाल इसको बंद करके इसको आप देखें। दोबारा मैं बता देता हूँ, एक नंबर सपोज कर लिया हमने कि वो थर्ड नंबर जो है, जो ये वाला थर्ड नंबर है,
हमने सपोज कर लिया कि 100 था वो, अगर ये 100 था थर्ड नंबर तो 20% जो है वो जो ज्यादा होगा, कितना वैल्यू नंबर बन जाएगा वो 120 हो जाएगा, और दूसरा नंबर जो है वो 50% ज्यादा है, इसका मतलब है वो 150 है। तो वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, तो इन दोनों की जब हम रेशियो निकालेंगे 120 रेशियो 50 150 आ जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4:5 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, आसान है। मैं ना ये वाला भी सॉल्यूशन लिख रहा हूँ और ये वाला भी। ठीक है जी, दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर योर पीपीएससी पेपर। ये क्वेश्चन हमारा मिस हो गया। हाँ जी, a boat can travel with a speed of 13 km per hour in still water. If the speed of the stream is 4 km per hour, find the time taken by the boat to go 68 km downstream. अब देखें वो कह रहा है कि बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्टिल वाटर में। अब स्ट्रीम की जब 4 किलोमीटर हो जाएगी डाउन स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम की जब आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जिस बहाव में नदी चल रही है उसी बहाव में उसने जाना है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 13 + 4 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल कितनी होगी, 17 किलोमीटर पर आवर। तो वो कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। टोटल टाइम कितना चाहिए होगा 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए, तो 68/17 आवर्स इज इक्वल टू 4 आवर्स। इजी है जी, कोई इसमें कंफ्यूजन है तो बता दें, अदरवाइज हम फिर फाइंड अप करें। इज दैट ओके? वो कहता है कि एक बोट जो है कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर, ये स्टिल वाटर की बता रहा है वो, ठीक है? मतलब पानी रुका हुआ है तो वो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। अगर जिस पानी में वो बोट चलाई जाए जिसकी पानी की अपनी स्पीड जो है वो कितनी हो, 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वो उसी सिमत में बोट चलाई जाए जिस सिमत पे पानी बह रहा है नदी का, तो कितना टाइम लगेगा 68 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में। अब पानी की स्पीड है वो भी ऐड हो जाएगी इस स्पीड में, तो 13 किलोमीटर + 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 17 किलोमीटर पर आवर। जब हम 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो 68 जो किलोमीटर हैं वो कितने घंटे में होंगे, 68 को डिवाइड कर देंगे 17 पे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 किलोमीटर्स। इज दैट ओके? Got it. Yes, sir. चलें जी, दिस वाज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स सेक्शन फॉर नाउ। इसको आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको मुख्तलिफ नंबर के साथ इसकी आप प्रैक्टिस करें। देखा जाए तो इसमें मैथमेटिक्स के काफ़ी क्वेश्चन और भी होते हैं, बट हमने ट्राई किया है कि इसमें जो मोस्ट पॉपुलर कह लें या मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लें आप, वो उसमें करवाए हैं इसमें। तो बहरहाल इसमें इसकी भी प्रैक्टिस करें, वैल्यूज चेंज करके भी प्रैक्टिस करें, और इसके अलावा भी क्वेश्चन है वो भी आप देखें। ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। इसी जो हमने आपको करवाए हैं, इसी डोमेन के दाएं बाएं जो है वैल्यूज मुख्तलिफ पूछ के वो एग्जामिनर पूछता है। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतनी आपकी जो है उसमें एफिशिएंसी जो है बेहतर होती जाएगी। एनी क्वेश्चन फॉर नाउ? No, sir. Thank you. यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, फिर वी शुड कॉल इट अ डे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज फॉर नाउ। सर एक क्वेश्चन मैंने पूछना था कि हमने मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, मतलब कि सीक्वेंस सीरीज हो गया है और ये परसेंटेज वाले भी हो गए हैं, इसके अलावा भी और टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं पीपीएससी में अपेयर होने के लिए? मोर और लेस जो है वो टॉपिक्स यही रहेंगे आपके।
मैंने अभी पहले बताया आपको, इसमें वैल्यूज जो हैं वो अभी फॉर इंस्टेंस कोई अगर 3 वैल्यूज में से कोई एक अभी हमने कर ली है ए बी सी 3 में से, तो मुमकिन है कि वो इस दफा जो आपको क्वेश्चन करवाया मैंने सी वाला जो है वो स्किप की थी वैल्यू, तो बी वाला पूछ ले वो, या नेक्स्ट में ए वाली वैल्यू पूछ ले। मतलब क्वांटिटीज जो है वो थोड़ा इसी को घुमा फिरा के पूछेगा। इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है, कुछ डोमेन्स और भी हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो ऑलरेडी हमने इसमें कवर कर लिए हैं। वैसे तो ये डोमेन काफी वास्ट है, बट यूजुअली इतने बहुत ज्यादा टफ इसमें नहीं आते। यही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो कि हमें प्रैक्टिस नहीं होती और हमने इसमें वो प्रैक्टिस नहीं की होती, इसलिए जो है फिर ये छोटे-छोटे क्वेश्चन भी हमें जो है मुश्किल लगते हैं। सर मैं ना कल पीपीएससी के पास पेपर्स चेक कर रही थी, देख रही थी, तो उनमें ना कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी मतलब के टॉपिक है ना जो स्टैटिक्स का, उसमें से भी आए हुए थे। हाँ। मैंने इसीलिए पूछा कि हमने वो टॉपिक कवर करना है या नहीं करना। वो मैं सर रियाज से पूछूंगा, अगर वो भी इसमें है तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर है आपका उसमें साथ वो भी करवा दूंगा मैं इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? चलिए जी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।